जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं राकेश सरागर एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 10th क्लास का ये आपका चैप्टर है पॉलिटिकल का, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, इसके अंदर पहले हम देखेंगे बेल्जियम। बेल्जियम जो है एक छोटा सा क्या है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। और इसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा के क्षेत्रफल से भी छोटा है, यानी इसका जो एरिया है हमारा हरियाणा राज्य है उससे भी क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, और इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी सीमा नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से जाकर मिलती है। ठीक है, यानी कि तीन राज्य हैं जहां से इनकी सीमाएं क्या से मिलती है। और यहाँ पर जो ज्यादा मात्रा में बोली जाती है वो फ्रेंच और जर्मन भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा देश है जो कि हमारे हरियाणा से भी छोटा है। और इसकी सीमा जो है नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से जाकर मिलती है। देखो आजकल यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है, यूक्रेन से इसकी सीमा जाकर मिलती है। और यहाँ पर फ्रेंच और जर्मन भाषा अधिक मात्रा के अंदर बोली जाती है। ठीक है, यहाँ की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है। आप देखो 1 करोड़ की आबादी, ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा तुम्हारी दिल्ली की आबादी हो रही है। ठीक है, यानी बहुत ही कम यहाँ पर क्या आबादी पाई जाती है। और हरियाणा की आबादी से भी आधी मान लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 40% लोग जो हैं वो वोलेविया क्षेत्र में रहते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और बाकी जो है जो राजधानी है वोल्शेब में 80% लोग रहते हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर जर्मन और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बना बना के लिखना है। कैसे लिखोगे, बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा देश है जो कि हरियाणा से भी क्या छोटा है। ठीक है, इसकी सीमा जो है नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से मिलती है। यहाँ पे 2 भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से एमसीक्यू के अंदर वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इनका ध्यान रख लो कि आपको अगर आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछे या मैचिंग के अंदर पूछे कि इनकी जो बाउंड्री है, सीमा है, वो किन किन देशों से मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, श्रीलंका देखते हैं। श्रीलंका जो है 1948 के अंदर आजाद हुआ था। तो आपसे एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछेगा श्रीलंका कब आजाद हुआ था। श्रीलंका 1948 के अंदर आजाद हुआ था। और वहां पर 2 प्रकार की क्या है, जातियां पाई जाती हैं। एक है तमिल जाति, दूसरी है सिंघली जाति। तो जो सिंघली जाति के लोग हैं वो वहां पर क्या है, ज्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए वहां की सरकार ने इसको सिंघली को क्या है, राजभाषा घोषित करा है। जो कि तमिल जाति के लोग जो है वहां पर वो बहुत कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। और जब कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं तो उनको उस प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते जिस प्रकार से जो सिंघली जाति के लोग हैं उनको अधिकार प्राप्त हो पाते हैं। तो समय समय पर जो तमिल जाति के लोग जो है वो आंदोलन करते रहते हैं। उनका मानना यह है, वो ये चाहते हैं कि उनको भी क्या मिलना चाहिए, राइट्स मिलना चाहिए, संविधान में उनको भी कई प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए। तो समय समय पर वो आंदोलन करते रहते हैं। जबकि सिंघली जाति के लोग क्या ज्यादा मात्रा के अंदर है तो इनका दबदबा बना रहता है। और ये बौद्ध धर्म को अधिक मात्रा के अंदर क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान किया गया है। वहां पर जो स्कूल कॉलेजों के अंदर पढ़ाई जाती है भाषा, वो ज्यादातर सिंघली भाषा ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, तमिल भाषा बहुत ही कम है। तो ये तमिल के लोग जो हैं वो अधिक मात्रा में आंदोलन वगैरह करते रहते हैं। अगर आप भारत का नीचे का हिस्सा देखोगे, जब मैप देखोगे नीचे की ओर, तो जो तमिलनाडु है, केरल के जो राज्य है वहां पर तमिल भाषा अधिक मात्रा के अंदर बोली जाती है। तो ये तमिल लोग जो है ये अपना क्या प्रभुत्व वहां पर फैलाते रहते हैं। यहाँ पर एक संगठन पाया जाता है जिसका नाम है लिट्टे। लिट्टे क्या है, एक आतंकवादी संगठन है। इन्होंने हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, राजीव गांधी की हत्या करी थी। समझ गए मेरी बात को। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, इस प्रकार की चीजें पाई जाती है। तो आपने क्वेश्चन क्या लिखोगे, श्रीलंका 1948 के अंदर आजाद हुआ था। श्रीलंका में क्या है, 2 प्रकार की जातियां पाई जाती है। एक है सिंघली जाति के लोग, दूसरा तमिल जाति के लोग। जो तमिल जाति के लोग जो है वो कम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, जबकि सिंघली जाति के लोग वहां ज्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और सिंघली जाति के लोग जब ज्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं तो अपना प्रभुत्व जमाते हैं। और वहां की जो राजभाषा है वो क्या है, वह सिंघली है। उन्होंने संविधान पे अपना एक तरीके से दबदबा बना रखा है। जबकि तमिल जाति के लोगों को इतने अधिकार नहीं प्राप्त हुए हैं जितने की सिंघली जाति के लोगों को अधिकार प्राप्त है। वहां पर बौद्ध भाषाओं को प्रमोट किया जाता है, बौद्ध ग्रंथों को प्रमोट किया जाता है और बौद्ध के मंदिर मतलब स्तूप या मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज्यादा मात्रा में जो संघर्ष पाया जाता है वो किसके वजह से, वो तमिलों के वजह से। क्योंकि तमिल जाति के लोग चाहते हैं कि उनको भी राइट होना चाहिए, उनको संविधान में राइट मिले, कॉन्स्टिट्यूशन मिले, बराबरी का अधिकार मिले। जबकि सिंघली जाति के लोग उनको दबाते रहते हैं। तो अधिक मात्रा में यहाँ पर गृह युद्ध चलता रहता है। ठीक है, और इसी गृह युद्ध के कारण क्या हुआ, भी श्रीलंका के अंदर क्राइसिस आया था। और वहां पर जो कई प्रकार के राष्ट्रपति विजय राजपक्षे वगैरह, ठीक है, उन्होंने अपना वहां का क्या है, देश छोड़कर दूसरे देशों के अंदर शरण ली थी। तो ध्यान रखना है, श्रीलंका के अंदर इसी प्रकार का क्राइसिस पाया जाता है। तो बच्चों आपको ऐसे बना बना के लिखना है, क्वेश्चन रटो नहीं, जो मैं समझा रहा हूं उसको सुन लो और बना बना के लिख लो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
देखो कंपेयर करते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस प्रकार का कंपेयर पाया जाता है। ठीक है, बेल्जियम ने क्या काम करा, बेल्जियम ने 1970 और 1993 के अंदर अपने संविधान के अंदर संशोधन करा, और संशोधन करने के बाद इन्होंने क्या करा, केंद्र शक्तियां और राज्य शक्तियां यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग शक्तियां बांट दी। समझ गए मेरी बात को। और इन्होंने जो स्टेट थे, राज्य थे, उनको भी शक्तियां प्रदान करी। ठीक है, ना कि सेंट्रल के पास रही। इस तरीके से इन्होंने क्या करा, इन्होंने अलग अलग शक्तियां क्या करी, बांट दी। समझ गए बात को। उसके बाद संविधान के अंदर इन्होंने ये संशोधन करा कि यहाँ पर जो जर्मन भाषा, डच भाषा जो बोली जाती है वो सब क्या बराबर रहेंगे। जबकि आप श्रीलंका में देखो तो वहां सिंगली जाति के लोग क्या, उनका प्रवृत्ति ज्यादा है, तो सिंगली को अधिक मात्रा में प्रमोट करते हैं। जबकि इन्होंने अपने संविधान के अंदर संशोधन करके दोनों ही भाषा को क्या दिया, बराबरी का दर्जा दे दिया। ठीक है, समझ गए बात को। उसके बाद क्या हुआ, वॉल शेप में अलग सरकारें पाई जाती है, और में दोनों समुदायों को, यानी कि जो वॉल शेप है उसके अंदर क्या होते हैं, समान सरकार पाई जाती है, और दोनों को क्या इक्वली राइट दिए गए। यहां तक कि केंद्र और राज्य शक्तियों के अतिरिक्त यहां पर एक तीसरे स्तर की सरकारें पाई जाती है, अर्थात जिसको कहते हैं सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार मतलब वहां के लोगों की अपनी भी सरकार वहां पर पाई जाती है। ठीक है, और सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ठीक है, इसमें डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को वो चुन सकते हैं। इसकी संस्कृति, भाषा, ठीक है, शिक्षा, ठीक है, सभी के फैसले लेने का अधिकार यहाँ की सामुदायिक सरकार को पाया जाता है। जबकि अगर आप हम देखो श्रीलंका में देखते हैं, श्रीलंका में क्या हमेशा जातीय संघर्ष ही पाया जाता है। जबकि बेल्जियम के अंदर ऐसा नहीं है। 1970 और 1993 के अंदर इनके संविधान में संशोधन करके वहां के जो लोग हैं उनको भी अधिकार दे दिए गए। ठीक है, जबकि श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर उल्टा ही पाया जाता है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि उन्होंने विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं को आधार प्रदान करने के लिए एकता की भावना स्थापित करी। जबकि श्रीलंका के अंदर क्या है, श्रीलंका के अंदर क्या है, संघर्ष इसलिए भी पाया जाता है क्योंकि तमिल जाति के लोग चाहते हैं कि भाई हमारा प्रभुत्व ज्यादा अधिक मात्रा के अंदर बढ़ जाए, क्योंकि दो ही समुदाय के लोग हैं और उनमें आपस में टकराव उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, तो आपसे बेल्जियम की समझदारी के ऊपर आप इसी प्रकार से लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है कि जहां पर शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच के अंदर बांट दिया जाता है, इसको सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम भारत के अंदर ही लेते हैं तो यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पाई जाती हैं, और केंद्र सरकार द्वारा सत्ता की साझेदारी करी गई है। भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी। तो इनके अंदर सत्ता को बांट दिया गया है। समझ गए मेरी बात को, इसको सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। इसका जो सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ज्यादा मात्रा में दबाव नहीं पड़ता है। राज्य सरकार अपने अनुसार कार्य कर लेती है और अपने राज्य का क्या करते हैं, विस्तार करती है। जबकि भारत के अंदर जो है केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां ज्यादा है, जबकि राज्य सरकार के पास शक्तियां कम है। और जब भी केंद्र सरकार को आवश्यकता लगती है तो वह राज्य सरकार की शक्तियों के अंदर कमी करती रहती है या राज्य सरकार की शक्तियों को बढ़ाती रहती है, या कभी कभी जो होती है केंद्र सरकार किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा भी प्रदान करती है। तो आप कैसे लिखोगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंदर शक्तियों का बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, इसमें हमने आपने देखा होगा 3 प्रकार की लिस्ट पाई जाती है। पहला है क्या, केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। केंद्र सूची में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, इसके अंदर बड़ी बड़ी चीज आती है जैसे रेल हो गया, प्लेन हो गए, ठीक है, अपना रक्षा अनुसंधान हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारे इसके अंदर आते हैं। जबकि राज्य सूची के अंदर जो कानून होता है वो राज्य द्वारा बनाया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो होता है वो पूरे राज्य को मानना होता है। ठीक है, इसमें क्या था, कृषि हो गया, उद्योग धंधे हो गए, छोटे मोटे जो होते हैं जितने भी होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह हो गया, ये सब राज्य सरकार के अंदर आते हैं। तीसरा होता है जिसे कहते हैं क्या, अभिष्ट शक्तियां एक तरीके से। ठीक है, पहला राज्य सूची, दूसरा केंद्र सूची और तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बना सकती हैं, और इन जब दोनों ही बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों के सब्जेक्ट इक्वल हो गए तो ऐसी स्थिति के अंदर जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही का मान्य होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने बताया अभिशक्तियां होती है वो जो इन तीनों सूची के अंदर नहीं पाई जाती, उनको अभिशक्तियां कहते हैं। ठीक है, उनको कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जैसे कि साइबर लॉ वगैरह। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो सत्ता की साझेदारी में आप लिखोगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा करना क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। और एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश है। तो बच्चों अब रटो नहीं, बस सुनते रहो और ऐसे बना बना कर लिख देना, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आज हम पढ़ेंगे खलीज की उलझन पढ़ेंगे, हम लेवरियान के बारे में पढ़ेंगे, हम बैरूत के बारे के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है कि बैरूत शहर में खलीज नाम का एक आदमी रहता था। उसके माता पिता अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और मां सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबरियान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बैरूत में भी रहने मतलब काफी लोग रहा करते थे, वे मिलजुल कर रहा करते थे। परंतु कुछ समय बाद क्या वहां पर क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया और खलीज का एक चाचा ऐसे ही गृह युद्ध के अंदर माना गया था। लेबरियान में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर आपस में सहमति बन गई। इन नियमों के अनुसार निश्चित हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथलिक ही होना चाहिए था। केवल सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता था। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद सिया मुसलमानों के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमति हो गए। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग क्या थी, बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए और दोनों पक्ष अभी भी इस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। इस तरीके से क्या हुआ कि लेबरियान और बैरूत के अंदर जो संघर्ष था, जो गृह युद्ध चला था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपको ये पूरा मैप के अंदर पता होना चाहिए कि लेबरियान कहां पर है, बैरूत कहां पर है, ये आपको मैप देख लो और इनके अनुसार आपको सारी चीजें क्या करनी है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो सरकार के 3 अभिन्न अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। विधायिका को संसद कहा जाता है और संसद का कार्य होता है क्या बनाना, लॉ बनाना, पुराने बिलों के अंदर चेंजिंग करना और नए बिलों को लेके आना, ठीक है। जनता द्वारा चुनी हुई जो सरकार होती है वो कहां पर बैठती है, वह विधायिका के अंदर बैठती है, यानी संसद के अंदर बैठती है। और संसद का कार्य क्या होता है, संसद का कार्य होता है लॉ बनाना, देश को चलाने के लिए लॉ बनाना, ठीक है। और जो लॉ जो होता है जब बन जाता है तो उसको कहां पर, कार्यपालिका द्वारा, कार्यपालिका को नौकरशाही पालिका भी कहते हैं, इनके द्वारा जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। और न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका का काम क्या काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है हमें न्याय देना। न्यायपालिका ये देखती है जो सरकार द्वारा कानून बनाया गया वो सही है या गलत है। यदि कानून गलत होता है तो उस पर रोक लगा देती है। समझ गए मेरी बात को। इस तरीके से सरकार के 3 अभिन्न अंग होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सरकार के 3 अभिन्न अंग क्या होते हैं, तो आप बता दो क्या होंगे। सबसे पहला हमारा अंग होता है विधायिका, जिसको संसद कहा जाता है, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। और तीनों ही मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सरकार का एक चौथा स्तंभ और होता है जिसको कहते हैं प्रेस मीडिया, ठीक है, उसको चौथा स्तंभ बोलते हैं। अगर आपके चौथा आएगा तो आप चौथा में प्रेस मीडिया लिखोगे, लेकिन फिलहाल जो है सरकार की ये 3 अभिन्न अंग पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके अनुसार ही क्या करता है, कार्य होता है। तो बच्चों आपने ये चैप्टर अच्छी तरह समझ लिया होगा, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बार बार सुनिए, ठीक है। अगर आप बार बार सुनोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। बस वीडियो लगा दो और अपने काम करते रहो, सुनते रहो, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और बना के लिख दो, क्योंकि एसएसटी के सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको आप बना के लिख सकते हो। रटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, इसको सिर्फ सुनो और बना के लिख दो, क्योंकि एग्जामिनर को रटाया थोड़ी ना चाहिए। एग्जामिनर को रटाया चाहिए तो बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ। एग्जामिनर सिर्फ तुम्हारी सोच देखना चाहता है कि तुम्हें कितना आता है, तुम्हारे अंदर कितने विचार हैं, ठीक है। तो मिलता हूं मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।